तो दोस्तों सवाल है, क्या यूक्रेन ने एक्सीडेंटली वर्ल्ड वॉर 3 के दरवाजे खोल दिए हैं? क्या वर्ल्ड एक और हिरोशिमा नागासाकी के एज पर खड़ा हुआ है? यूक्रेन के अंदर से कुछ ड्रोन्स को रशिया के अंदर ट्रांसपोर्ट किया गया, रशिया की जमीन के ऊपर से उन ड्रोन्स को चलाया गया और रशिया के ही बॉम्बर्स को डिस्ट्रॉय भी कर दिया गया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक ऐसा ड्रोन अटैक जिसमें एक भी पायलट नहीं था, फिर भी रशिया के एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। एक ऐसा ऑपरेशन जिसे किसी सोल्जर ने नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कंट्रोल किया, जिसमें यूक्रेन ने रशिया के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, उन बॉम्बर्स को जो न्यूक्लियर वॉर के लिए डिप्लॉय किए जाने थे। और सबसे बड़ी बात, इस अटैक के बाद रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को भी रिवाइज कर दिया है। तो दोस्तों सवाल है, क्या यूक्रेन ने एक्सीडेंटली वर्ल्ड वॉर 3 के दरवाजे खोल दिए हैं? तो दोस्तों स्वागत है आपका, और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स विद राही, और आज हम बात करेंगे ऑपरेशन स्पाइडर वेब के बारे में। एक ऐसा एआई पावर्ड मिशन जिसने रशिया को हिला कर रख दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या पुतिन अब न्यूक्लियर वेपन का ऑप्शन कंसीडर कर रहे हैं? क्या वर्ल्ड एक और हिरोशिमा नागासाकी के एज पर खड़ा हुआ है? चलिए इस डेंजरस और माइंड ब्लोइंग स्टोरी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, फैक्ट्स, स्ट्रेटजीज और बिहाइंड द सीन इंटेलिजेंस के साथ। पर उससे पहले, चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस ऑपरेशन स्पाइडर वेब के बारे में। यह कोई आम ड्रोन अटैक नहीं था, इसका कोड नेम था ऑपरेशन स्पाइडर वेब। इसके मास्टरमाइंड थे यूक्रेन के डोमेस्टिक सिक्योरिटी एजेंसी, जिसका नाम है एसबीयू। एक ऐसी साइबर ऑप्स टीम जो पिछले 11 से 15 महीनों से काम कर रही थी, इस मिशन के ऊपर ही काम कर रही थी। इनका मिशन था रशिया के न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर्स को डिसेबल करना। और पिछले 11 से 15 महीनों की इस लंबी कार्रवाई में रशिया की जमीन का इस्तेमाल करते हुए रशिया के अंदर ही एक पूरे के पूरे वेयर हाउस को किराए पर लेने के बाद वहां से इस ऑपरेशन को कंसीडर करवाया गया। धीरे धीरे करके स्मगल करते हुए यूक्रेन के अंदर से कुछ ड्रोन्स को रशिया के अंदर ट्रांसपोर्ट किया गया, रशिया की जमीन के ऊपर से उन ड्रोन्स को चलाया गया और रशिया के ही बॉम्बर्स को डिस्ट्रॉय भी कर दिया गया। सोचो कितनी फिल्मी कहानी आपको ये लग रही है। ये सारा का सारा मास्टरमाइंड जो था वो यूक्रेन की ही डोमेस्टिक सिक्योरिटी एजेंसी एसबीयू के साइबर ऑप्स ने ही करने का काम किया। समय उनको ज्यादा लग गया, लेकिन उनके जो कह सकते हैं आप, जो भी वो ऑप्शंस सिलेक्ट कर रहे थे, जो भी वो उस ऑपरेशन के थ्रू अचीव करना चाहते थे, वो उसके अंदर कामयाब भी हो गए। और रशिया जो था वो उन छोटे छोटे ड्रोन्स को अटैक कर ही नहीं पाया, उनको डिस्ट्रॉय कर ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि एक तो वो उनकी जमीन के ऊपर से ही चलाए गए थे। अगर यूक्रेन की बॉर्डर से वो सारे के सारे ड्रोन्स रशिया की तरफ आते तो शायद रशिया को पता लग जाता, अपने रडार सिस्टम के ऊपर आ जाता और रशिया अपने पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम से उन सबको डिस्ट्रॉय कर देता। बट यहीं पर यूक्रेन ने जो था वो अपना दिमाग लगाया, रशिया की जमीन के ऊपर ही एक वेयर हाउस किराए पर लिया बड़े लंबे समय से। लगभग कहा जा रहा है कि $4500 प्रति महीने पर मंथ उस वेयर हाउस का किराया था, जहां पर एक एक करके उन ड्रोन्स को स्टोर किया गया। फिर रशिया के अंदर ही कुछ ट्रक्स को किराए पर लिया गया और उन ट्रक्स की छत के ऊपर से ये सारे के सारे ड्रोन्स लॉन्च किए गए। बहुत बड़े इलाके के ऊपर कई सारे रशियन एयर बेसिस को इसके थ्रू डिस्ट्रॉय किया गया। टारगेट क्या था इस पूरे ऑपरेशन का? टारगेट था TU-95 और TU-2020 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, जो कि रशिया के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं। ये वही एयरक्राफ्ट हैं जो रशिया ने यूक्रेन के सिविलियन सिटीज पर लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल को हमला करने के लिए इस्तेमाल भी किए थे। और हुआ क्या, 1 जून सुबह 3 बजे 40 से ज्यादा FPV ड्रोन साइमल्टेनियसली लॉन्च किए गए। कहां पर लॉन्च किए गए? मरमांस्क, इरकुत्स्क, इवानोवो, रियाजान और आमूर एयरफील्ड्स, बहुत सारे एयरफील्ड्स जो रशिया के सबसे इंपॉर्टेंट एयरफील्ड्स हैं, उन सब के ऊपर ये ड्रोन अटैक किया गया। यूक्रेनियन ऑफिशियल्स ने क्लेम किया है कि अराउंड 41 रशियन एयरक्राफ्ट या तो डिस्ट्रॉय कर दिए जा चुके हैं या उनको हेविली डैमेज कर दिया गया है। रशिया ने कंफर्म किया है कि कुछ प्लेन्स जो है वो फायर के अंदर आए हैं, लेकिन कितने आए हैं ये रशिया ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है। सबसे डेडली हिट कहां पर हुआ? आइए हम एक जगह देखते हैं। इस जगह का नाम है ओलिन्या एयरबेस। ये रशिया का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट एयरबेस है। सबसे डेडली अटैक यहीं पर हुआ, जहां रशिया के स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर डिलीवरी एयरक्राफ्ट जो थे वो रखे जाते हैं। और ड्रोन स्ट्राइक्स के बाद हैवी स्मोक, ब्लास्ट और विजुअल जो है वो इस पूरे इलाके से वायरल हो रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर जाएंगे तो ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर आपको ऐसी बहुत सारी फोटोज और वीडियोस दिख जाएंगी जो कि इसी एयरबेस सिस्टम की डिस्ट्रॉय होते हुई इमेजेस और वीडियोस को दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये TU-95 बॉम्बर जो है इसको डिस्ट्रॉय किया गया, AN-12 बॉम्बर को डिस्ट्रॉय किया गया, साथ में TU-22 बॉम्बर को भी डिस्ट्रॉय किया गया। ये सभी के सभी इस एयरबेस के ऊपर सिचुएटेड थे। एक बात अब क्लियर हो गई है, यूक्रेन के पास अब सिर्फ डिफेंस नहीं, ऑफेंस की भी फुल कैपेबिलिटी है, वो भी बिना सोल्जर्स भेजे, AI असिस्टेड ड्रोन वॉरफेयर के जरिए। दोस्तों जब आप ड्रोन्स को AI से चला रहे हो तो बैटलफील्ड का हर एक रूल जो है वो आप दोबारा लिख रहे हो, आप रीराइट कर रहे हो सारे के सारे बैटलफील्ड के रूल्स को। और
इसी नए बैटलफील्ड ने पुतिन के न्यूक्लियर बॉम्ब को थोड़ा और क्या कह सकते हो कि न्यूक्लियर बटन को थोड़ा और करीब लेकर आने का काम किया है। अब हो सकता है कंसीडरेशन के अंदर आ गया हो कि अगर यूक्रेन नहीं मान रहा, यूक्रेन ऐसे डेडली अटैक अगर रशिया के ऊपर करेगा, तो आप जानते हैं पुतिन जो इस दुनिया के बहुत पावरफुल इंसानों में से एक है और वो दुनिया के ऐसी कंट्री को चला रहे हैं जिसके पास लगभग 5,000 न्यूक्लियर वॉर हेड भी मौजूद है। तो कितना डेंजरसली हम क्लोज आ चुके हैं एक न्यूक्लियर वॉर के। तो दोस्तों इसी के ऊपर थोड़ी और बात करते हैं। हुआ क्या था, नवंबर 2024 की बात है। इस पूरी जंग के दौरान एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट नवंबर 2024 के अंदर भी हुआ था, जब व्लादिमीर पुतिन ने अपनी नई न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन जो थी वो साइन की थी। ये एक मेजर शिफ्ट था पूरे के पूरे न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में, वो रशिया के ऊपर भी लागू होती है और अगर रशिया अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन चेंज करेगा तो ऑब्वियसली उसके रेपरकशन जो होंगे वो पूरी दुनिया के ऊपर आएंगे। और इसी में छुपी हुई थी एक ऐसी रेड लाइन की डेफिनेशन जिसे क्रॉस करने पर रशिया न्यूक्लियर बटन दबा भी सकता है। अब ये नई डॉक्ट्राइन क्या बोलती है, ये क्लियरली बोलती है कि अगर रशिया पर कन्वेंशनल अटैक भी होता है जो कि किसी न्यूक्लियर पावर के थ्रू स्पॉन्सर किया जाता है, अगर कोई और न्यूक्लियर पावर इनडायरेक्टली बिना न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल किए बहुत डेडली अटैक अगर रशिया के ऊपर करेगा, तो रशिया उसे न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल करने के लिए राइट जो है वो रिजर्व रखेगा और रशिया अटैक कर सकता है। मतलब अगर नेटो हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया या अमेरिका हो गया, अगर ये इनडायरेक्टली कन्वेंशनल हथियार देते हैं यूक्रेन को या किसी भी कंट्री को और उन हथियारों का इस्तेमाल रशिया के खिलाफ किया जाता है और काफी ज्यादा डैमेज रशिया को होता है, तो रशिया इस केस के अंदर अपने न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। यानी कि अगर आप कन्वेंशनल हथियार फेंकोगे तो रशिया जो है वो न्यूक्लियर ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल करेगा। और यही नई जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन थी जो नवंबर 2024 के अंदर आई थी, सबसे बड़ा खतरे का सबब जो है वो पूरी दुनिया की शांति के लिए बनी हुई है और उस पूरी की पूरी समस्या के अंदर आग में घी डालने का काम यूक्रेन के इस डेडली ड्रोन अटैक ने कर भी दिया है। तो अब सोचिए, यूक्रेन के ड्रोन स्ट्राइक्स जो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर बॉम्बर्स को टारगेट कर रहे हैं, क्या ये ट्रिगर बन सकता है? पुतिन ने 4 मई को बोला था कि अभी तक न्यूक्लियर वेपन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी है और उम्मीद है कि कभी जरूरत पड़े भी ना। लेकिन उन्होंने ये भी बोला था कि जो शुरू हमने 2022 में किया था उसको खत्म करना, उसको लॉजिकल एंड तक लेकर जाना भी रशिया की ही जिम्मेदारी है। और ये एक ऐसा वील्ड थ्रेट था रशिया के द्वारा, एक ऐसा मैसेज था नेटो के लिए, अमेरिका के लिए, कि अगर यूक्रेन के पीछे वेस्ट का सपोर्ट जितना ज्यादा एग्रेसिव होता चलेगा तो उतना ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल रशिया का अगला स्टेप होने वाला है। और हम ये नहीं भूल सकते कि रशिया और यूएस के पास दुनिया के 90% से ज्यादा न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं। अगर एक तरफ भी न्यूक्लियर चेन चालू होती है तो पूरी दुनिया उसकी शॉक वेव्स के अंदर आ सकती है, पूरी दुनिया जो है वो उसके शॉक वेव्स को फील करेगी। न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन पर सिग्नेचर दोस्तों पेन से किया जाता है, लेकिन उसका जो इंपैक्ट होता है वो मिसाइल से होता है। और अगर ये रेड लाइन जो है वो ब्लर हो जाए तो हर डिसीजन रशियन रूलेट बन जाएगा और रशिया जो है वो इस ऑप्शन को कंसीडर कर भी सकेगा। पर दोस्तों इसी बीच हम जानते हैं कि एक तरफ तो रशिया और यूक्रेन के बीच टेंशन बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस टॉक्स भी चल रही हैं। आज ही के दिन 2 जून 2025 को इस्तांबुल में यूक्रेन रशिया के बीच सेकेंड राउंड ऑफ पीस टॉक्स जो है वो होने भी वाले हैं। रशियन डेलीगेशन को व्लादिमीर मेदेंस्की जो है वो लीड भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये टॉक सच में कुछ बदल भी पाएंगे? देखो एक्सपर्ट्स का क्या मानना है। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि यूक्रेन ने जो ड्रोन अटैक किया था उसका मकसद रशिया के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करना था। वो पुतिन के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं ताकि इन पीस टॉक्स में रशिया जो है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाए। जेलेंस्की जानते हैं, व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो है वो ये जानते हैं कि जब पुतिन निगोशिएशन टेबल पर बैठे हो तो उनके दिमाग में अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स की जो कंडीशन है वो याद होनी चाहिए, तभी कुछ ना कुछ रिजल्ट जो है वो इन पीस टॉक्स का निकल पाएगा। लेकिन फिर सवाल आता है कि क्या रशिया सच में पीस टॉक्स के लिए टेबल पर आएगा भी, या फिर अपनी स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाने के लिए वो कुछ और नया तरीका निकालेगा? देखो पुतिन का जो इनर सर्कल है, जो उसके सबसे खास लोग हैं, वो ये बोलते हैं या ये वो मानते हैं कि रशिया जो है वेस्ट को वॉक आउट कर सकता है। उनका नैरेटिव है कि जितना ज्यादा टाइम रशिया लेगा उतना ज्यादा टाइम जो है वो रशिया के फेवर के अंदर जाएगा, यानी कि जितनी ज्यादा पीस टॉक्स डिले होती रहेंगी उसका फायदा रशिया को मिलने वाला है। और अब जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन चुके हैं तो उनका एक अलग नैरेटिव चलता है। ट्रंप ओपनली कहते हैं कि मैं इस जंग को 24 घंटों के अंदर खत्म कर सकता था, फिर वो कहते हैं कि मैं 1 हफ्ते के अंदर खत्म कर दूंगा, अब वो बोलते हैं मैं 1 महीने के अंदर खत्म कर दूंगा, और अब वो बोलते हैं कि ये तो
तो पुतिन की मर्जी है, पुतिन चाहे तो जंग खत्म हो जाएगी, नहीं चाहेंगे तो नहीं खत्म होगी। मतलब जितना ज्यादा टाइम पुतिन लेते जा रहे हैं, जितना ज्यादा टाइम रशिया लेता जा रहा है, उतने ज्यादा ऑप्शन जो है वो वेस्ट के पास कम होते जा रहे हैं। और ऐसे में जब ये डेडली अटैक होता है तो अभी सारा का सारा नैरेटिव का जो गेम है, जो साइकोलॉजिकल गेम है, वो सारा ही चेंज हो चुका है। अब ट्रंप यूक्रेन को अपनी लेगेसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और पुतिन इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं। इसी वजह से पुतिन शायद अभी वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ट्रंप अपनी नई वाली पॉलिसीज के अंदर क्या क्या कुछ लेकर आएंगे, उससे रशिया को क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। तभी निगोशिएशन टेबल पर रशिया जो है वो अपनी बातें रखेगा और अपनी टर्म्स के ऊपर पीस टॉक्स जो है वो अमेंड करवा पाएगा। देखो दोस्तों, टर्की में शांति की बात हो रही है, लेकिन रशिया और वॉशिंगटन या रशिया और अमेरिका अभी भी मीटिंग मीटिंग खेल रहे हैं, मीटिंग का खेल उनका चल रहा है। देखो, जब डिप्लोमेसी टाइमिंग पे बेस्ड हो तो पीस जो है वो एक गैम्बल बन जाता है। ये सारी की सारी डिप्लोमेसी अब टाइमिंग का शिकार हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने क्या है, क्या व्लादिमीर पुतिन सच में न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं? देखो, यूक्रेन के ड्रोन स्ट्राइक्स के बाद ये फियर जो है, ये खतरा जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। पुतिन ने खुद, जो आप जानते हैं कि 4 मई को बोला था कि न्यूक्लियर वेपन का जो है अभी तक जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन आने वाले समय में अगर सिचुएशन अराइज होती है तो वो इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 2024 में न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन भी चेंज हो गई थी। मतलब अगर नेटो या यूएस यूक्रेन को ओपनली सपोर्ट करते रहेंगे तो रशिया के लिए न्यूक्लियर ऑप्शन जो है वो ज्यादा एक्सेसिबल हो सकता है। लेकिन दोस्तों, न्यूक्लियर अटैक करना किसी भी लीडर के लिए सबसे बड़ा रिस्क होता है। सिर्फ यूक्रेन नहीं, बल्कि पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो इसकी शॉक वेव के अंदर आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि इंडिया जो रशिया का दोस्त है, या चाइना जो रशिया का दोस्त है, या दुनिया भर की जितनी भी कंट्रीज जो है, उन सब के ऊपर इसका असर पड़ेगा। ऐसे में इंडिया को भी अपनी डिफेंस स्ट्रेटजी और डिप्लोमेसी दोनों को और स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट जो है उसका असर साउथ एशिया तक आएगा ही आएगा। और चाइना भी इस टाइम खुद को देख रहा है, अपनी बाउंड्री टेंशन और स्ट्रेटेजिक मूव्स के लिए चाइना भी रेडी है। मतलब एक तरफ रशिया यूक्रेन वॉर एस्केलेट हो रही है, दूसरी तरफ इंडिया चाइना रिलेशंस में भी टेंशन है, या चाइना ताइवान के रिलेशंस के अंदर भी टेंशन है, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के अंदर भी टेंशन है, उधर गाजा के अंदर जंग चल रही है, यमन के अंदर समस्या है, ईरान न्यूक्लियर केस चल रहा है। ग्लोबल ऑर्डर पूरी तरीके से अनस्टेबल हो चुका है, यही हमको नजर आ रहा है। अब सबका ध्यान इसी बात पर है कि क्या न्यूक्लियर वॉर होगा, क्या पुतिन अपने न्यूक्लियर आर्सेनल का इस्तेमाल करेंगे, या फिर शांति का रास्ता ही चूज करेंगे। अगले कुछ दिनों में इस्तांबुल टॉक्स या टर्की के अंदर ये जो पीस टॉक्स हुई हैं, उनका जो रिजल्ट आएगा, उनके ऊपर काफी सारी चीजें जो है वो दोस्तों डिपेंड करती हैं। उनका रिजल्ट ही बताएगा कि दुनिया आने वाले समय में किस डायरेक्शन के अंदर जाने वाली है। और इन सब के बीच हमको एक बात और ध्यान देनी चाहिए, हमें यूक्रेन और यूक्रेनियंस के जज्बे को भी ध्यान देना चाहिए। यूक्रेन का जज्बा जो है वो लाजवाब है, अपनी जमीन और आजादी के लिए वो जान लगा रहे हैं, और रशिया जैसे न्यूक्लियर पावर कंट्री के ऊपर इतना बड़ा अटैक कर रहे हैं। ऐसे में उनको जब तक ग्लोबल सपोर्ट मिलता रहेगा तब तक हो सकता है वो अटैक करते रहेंगे। इस केस के अंदर भी पिक्चर जो है वो काफी ज्यादा कम्प्लेक्स हो जाती है। देखो, यूएस, यूरोपियन यूनियन, नेटो ने जरूर यूक्रेन को हथियार, ट्रेनिंग और इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया है, लेकिन ये सपोर्ट अनकंडीशनल नहीं है। अमेरिका इस सारे सपोर्ट के बदले में क्रिटिकल मिनरल्स की डिमांड कर रहा है यूक्रेन से। और ऐसे ही यूरोप जो है वो फ्यूचर के अंदर देख रहा है कि जितना ज्यादा रशिया को कमजोर किया जा सके वो उनके फेवर में है। अगर रशिया यूक्रेन से जंग लड़ते हुए कमजोर हो जाता है तो ऑब्वियसली वो फ्यूचर में किसी और यूरोपियन कंट्री के खिलाफ अटैक नहीं कर पाएंगे। यानी कि गिव एंड टेक की रिलेशनशिप है। अमेरिका को इनके मिनरल्स चाहिए, रेयर अर्थ मेटल्स चाहिए, और पूरे के पूरे यूरोप को रशिया को कमजोर होते हुए देखना है। ऐसे में इकोनॉमिक सैंक्शन जो रशिया के ऊपर लगाए गए थे वो रशिया के ऊपर प्रेशर डालते हैं, पर उसका इफेक्ट जो है वो धीरे धीरे ही हमको दिखाई देता है। रशिया के पास अभी भी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रिसोर्सेज है और वो हर रोज नए नए टैक्टिक्स अपना भी रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लड़ाई सिर्फ एक क्विक विक्ट्री वाली नहीं है, बल्कि एक लॉन्ग होल है जो आने वाले समय में भी लंबी चलती रह सकती है, जिसमें यूक्रेन को अपने रिसोर्सेज को और ज्यादा सस्टेन करना पड़ेगा और ग्लोबल पॉलिटिकल सपोर्ट को मेंटेन रखना पड़ेगा, जिसमें कभी कभी डिप्लोमेटिक कॉम्प्रोमाइजेस भी करने पड़ते हैं। और वही कॉम्प्रोमाइज है कि रशिया के यूक्रेन जो है वो इतनी बिलियन और ट्रिलियन डॉलर की डील जो है वो अमेरिका के साथ साइन कर रहा है और अपने सारे रिसोर्सेज जो है वो अमेरिका को देने के लिए तैयार हो गया है। सिंपल शब्दों में, ग्लोबल सपोर्ट है, पर ग्लोबल सपोर्ट यूक्रेन के लिए जो है वो फुल प्रूफ नहीं है। यूक्रेन को अभी भी लंबी रेस के लिए तैयार रहना पड़ेगा, जिसमें जीत अभी बहुत ज्यादा दूर है। और इस लंबी लड़ाई में जल्दी जीत नहीं, सिर्फ संघर्ष ही अब ये दिखाई दे रहा है, जिसमें हर प्लेयर अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से चल रहा है, अपने फायदे के लिए चल रहा है। आखिर में ये कन्फ्लिक्ट हमें याद दिलाता है कि मॉडर्न वॉरफेयर जो है वो सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी हो गई, डिप्लोमेसी हो गई, और सबसे बड़ा पेशेंस का युद्ध है ये। चाहे जो भी नतीजा निकले, एक बात तय है, दुनिया पहले से ज्यादा और भी ज्यादा नाजुक हालात में है, और इस जंग की गूंज जो है वो दुनिया के हर एक कोने तक सुनाई दे रही है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,
वीडियो को शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।